हेलो क्लास 11। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है संचार माध्यम और संचार प्रौद्योगिकी। इंग्लिश में है मीडिया एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के उद्देश्य क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, संचार की संकल्पना और परिभाषा, दैनिक जीवन में संचार का महत्व, संचार के विभिन्न रूप, संचार प्रक्रिया का वर्णन, संचार माध्यमों का वर्गीकरण और कार्यकलापों की व्याख्या तथा विभिन्न संचार प्रौद्योगिकी का विश्लेषण। देखो, इसका इंट्रोडक्शन हम आके पढ़ते हैं जल्दी से। संचार माध्यम मीडिया तथा संचार अध्ययन संप्रेषण संभवतः एकमात्र ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो किशोरों के विकास के लगभग सभी आयामों को प्रभावित करता है। तो हम इस पाठ में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि संचार माध्यम तथा संचार अध्ययन कैसे हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है और दोनों पहलू हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक कैसे सिद्ध हो रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि संचार और संचार प्रौद्योगिकी क्या होती है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं सामाजिक प्राणी है। एक जो मैन है वो सोशल एनिमल है। जो हम लोग मनुष्य हैं वो सब सामाजिक प्राणी हैं। अकेले अपना जीवन हम व्यतीत कर ही नहीं सकते हैं। उसे जीवन का विभिन्न आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है और आवश्यकताओं की पूर्ति तभी हो सकती है जब दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपनी भावनाओं, विचारों, आवश्यकताओं को इस प्रकार से व्यक्त करें कि उन्हें सही ढंग से समझ लें। ठीक है, तो दो या दो से अधिक व्यक्ति, मैं मार्क कर देती हूँ आप लोगों के लिए। ओके, तो दो या दो से अधिक व्यक्ति जस्ट अ सेकेंड। ओके, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचना, विचार और अनुभवों के इसी आदान प्रदान को हम संप्रेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? संप्रेषण। ठीक है, मनुष्य के सुगम जीवन व्यापन के लिए भोजन, जल, ऑक्सीजन जैसे हमारे लिए ज़रूरी होता है, जैसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स है हमारी, ऐसे ही कम्युनिकेशन भी ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर हम बात नहीं करेंगे किसी से तो हमारी नीड्स पूरी नहीं हो पाएंगी। ठीक है, और आज के आधुनिक दौर में नित नई प्रौद्योगिकियों के आविष्कार के कारण हर कुछ समय में बाज़ार में नई संचार विधि और उपकरण आ रहे हैं। आप देख रहे हो हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ नए डिवाइसेस के बारे में पता चलता है जो कम्युनिकेशन को हेल्प करते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ तो अपनी गुणवत्ता और उपयोग के कारण इतने लोकप्रिय हो गए कि काफ़ी समय से लोगों के बीच में अपनी लोकप्रियता और उपयोगिता बनाए हुए हैं। जैसे कि आपको पता है टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट। आपको हर बच्चा आज टीवी देखता है, हर बच्चे के पास आजकल मोबाइल फ़ोन है, सबके पास इंटरनेट है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे संचार क्या होता है। किसी परिस्थिति, विषय, मुद्दे से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी, सूचना अथवा विचारों को दूसरों तक विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा संप्रेषित करने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। या दूसरी लैंग्वेज में अगर हम कहें, संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों, सोच और सूचनाओं का मौखिक, लिखित अथवा संकेतों या मुद्राओं के माध्यम से आदान प्रदान की प्रक्रिया है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको अब मोबाइल के थ्रू पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैं सेंडर हूँ, मैं अपना मैसेज आप तक भेज रही हूँ, आप रिसीवर हुए। ठीक है, एक्सक्यूज मी, आप रिसीवर हुए। ठीक है, और मैं अपना मैसेज आपको मोबाइल और इंटरनेट के थ्रू सेंड कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं संचार के किन शब्दों से संचार बना है। ठीक है, संचार अंग्रेजी भाषा के शब्द कम्युनिकेशन का प्राय है, जिसका प्राय है, इसका मतलब क्या है, लैटिन भाषा से एक वर्ड आया है कम्युनिस। ठीक है, जिसका अर्थ है सामान्य या साधारण, जिसको हम इंग्लिश में कॉमन कहते हैं। संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य आपसी समझ व सहयोग स्थापित करना, ज्ञान शक्ति व बुद्धि के विकास को विस्तृत करना है। ठीक है, संचार प्रक्रिया में संदेश का होना आवश्यक है। जब तक कोई मैसेज नहीं होगा हम क्या बात करेंगे, क्या पहुंचाएंगे। बात करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए कोई मैसेज होना चाहिए जिसमें संदेश एक पक्ष से दूसरे पक्ष तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं
प्रभावी संचार क्या होता है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है। ठीक है, प्रभावी संचार न केवल विचारों मतों को व्यक्त करना या ज्ञान और सूचना प्रदान करने से संबंधित है, बल्कि संप्रेषित विषयों को बिल्कुल उसी अर्थ से समझना भी शामिल है जो संप्रेषक यानी कम्युनिकेटर और ग्राही रिसीवर के लिए एक समान हो। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ समझाना चाह रही हूँ तो मेरा मैसेज जो है वो आप भी वही समझें जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, तभी वो कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होगी, तभी वो कम्युनिकेशन जो संचार है, जो हमारा कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव तभी होगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच विषय के संबंध में पूर्ण समझ का विकसित होना भी ज़रूरी है। सपोज़ मैं ये चैप्टर एक नर्सरी क्लास के बच्चे को पढ़ाने लग जाऊँ तो उसको समझ नहीं आएगा ना, तो मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कि मैं अपने मैसेज पहुँचा रही हूँ तो दूसरा उसको रिसीव करने के लायक है भी कि नहीं है। ठीक है, इसके अतिरिक्त संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच विषय के संबंध में पूर्ण समझ का विकसित होना भी ज़रूरी है। संचार एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो व्यक्ति के जीवन से जुड़े सभी क्षेत्रों में निरंतर रूप से चलता रहता है, अर्थात वह घर, स्कूल, समुदाय इत्यादि जैसे जीवन क्षेत्रों से व्याप्त है। ठीक है, संचार के तत्व क्या होते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संचार के तत्व आपको जानने ज़रूरी हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, 3 मूल तत्व होते हैं इसके। पहला है प्रेषक, यानी कि मैं, जैसे अभी मैं हूँ प्रेषक, मैं आपको संदेश भेजूंगी। ठीक है, एक हो गया संदेश। ठीक है, संदेश मेरा लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, या कैसा भी संदेश हो सकता है। सपोज़ आप क्लास में बातें कर रहे होते हो तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी आंखें दिखाती हूँ तो आपको समझ आ जाता है कि हाँ मैम कुछ कहना चाह रही हैं, मैम गुस्सा हो रही हैं कि हमें बातें नहीं करनी चाहिए, है ना। चाहे मैं आपसे बोलूँ चाहे मैं आपसे ना बोलूँ, तो ये मेरा संदेश है कि आप चुप हो जाइए अपने आप, है ना। एक हो गया प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता भी कौन है, आप। ठीक है, जो संदेश को प्राप्त कर रहा है। तो सिंपल है, 3 एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन के। उसके बाद संचार का महत्व क्या होता है, संचार का महत्व हम जान लेते हैं। देखो उससे पहले आपको एक मॉडल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक छोटा सा मॉडल है जिसमें प्रेषक, संदेश और प्राप्तकर्ता। ठीक है, प्रेषक क्या कर रहा है, संदेश आपको भेज रहा है, और प्राप्तकर्ता उसको रिसीव कर रहा है। और आप एक ये लाइन देख रहे हो, ये लाइन वापस जो है वो प्रेषक तक जा रही है। क्या है ये लाइन, और बहुत लाइट लाइन है, ये लाइन है फीडबैक की। जैसे मैं आपको क्लास में कुछ समझाती हूँ तो आप क्या करते हो, आप अपना हेड नोट करते हो ना कि यस मैम हमें समझ में आ रहा है। और अगर आप हेड नोट नहीं कर रहे होते तो मुझे लगता है कि शायद आपको समझ में नहीं आया। तो ये हो गया फीडबैक। ठीक है, तो ये मॉडल है हमारा कम्युनिकेशन का, बेसिक मॉडल है। तो ये आप अपनी नोटबुक्स में बना लीजिएगा। ठीक है बेटा, अब संचार का महत्व समझते हैं। संचार का प्रयोग विभिन्न संस्थाओं तथा लोगों में विचारों, नियमों और तथ्यों का आदान प्रदान किया जाता है। वही लिखा हुआ है जो अभी हमने पढ़ा है। किसी संस्था या कर्मचारी के कार्य और विभागों में समन्वय करने और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए संचार संप्रेषण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोई भी कम्युनिटी है या कोई भी कंपनी है, ठीक है, उनको काम करवाने के लिए या कोई आपस में बॉन्डिंग के लिए, सब के लिए संचार का प्रयोग किया जाता है। ये विक्रेता, ग्राहक तथा आपूर्तिकर्ता के बीच में संपर्क स्थापित करने में सहायक होता है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप मार्केट से कोई सामान खरीदने जाओगे तो आप उनको बोलोगे कि हमें क्या चाहिए, आप उन्हें समझाओगे, वो समझेंगे और फिर आपको वो चीज़ देंगे जो आप ढूंढ रहे हैं। ठीक है, संचार संप्रेषण व्यापार को कुशल रूप से चलाने के साथ साथ लोगों पर अच्छा प्रभाव छोड़ने में भी सहायक होता है। सिंपल है। संप्रेषण लोगों को शिक्षित करता है, उनके विज्ञान में वृद्धि करता है और उनकी सोच को विस्तृत करता है। ये भाषा तथा व्यक्तिगत संप्रेषण को सुलझाता है। ठीक है, ये नई तकनीक, नई खोजों, नई उपलब्धियों तथा नए उत्पादों के संबंध में व्यक्तियों की सहायता करता है। संचार की सहायता से अधिक व्यक्ति नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। संचार कुछ भी हो गया बेटा, हम न्यूज़ देखते हैं, ठीक है, तो जो न्यूज़ रीडर्स होते हैं वो कौन हो गए हमारे, वो हो गए प्रेषक। ठीक है, मैसेज, संदेश क्या देते हैं, जो भी दीन दुनिया में चल रहा है, जो भी हमारी दुनिया में चल रही है, वो संदेश हम तक पहुंचाते हैं, हम प्राप्तकर्ता होते हैं। ठीक है, तो हमें
वो संदेश कैसे मिला? संचार के थ्रू। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा होगा जो है संचार का वर्गीकरण। ठीक है, संचार का वर्गीकरण बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। मैं आपको वन बाय वन ये सारे वर्गीकरण के बारे में समझाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले तो पारस्परिक क्रिया के आधार पर वर्गीकरण है, एक तरफा और दुतरफा। उसके बाद संचार के स्तरों के आधार पर वर्गीकरण है, अंतरा व्यक्तिक और अंतव्यक्तिक, समूह संचार, जनसंचार, अंतरा संस्था संचार और अंतः संस्था संचार। ठीक है, उसके बाद आ गया संचार के साधन अथवा विधि के आधार पर शाब्दिक या मौखिक संचार, गैर शाब्दिक संचार, जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। उसके बाद एक से अधिक इंद्रियों से काम लेने के आधार पर संचार। ठीक है, तो अभी आप इसको फ्लो चार्ट को देख लीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको बिल्कुल एक एक करके आपको समझाऊंगी। ठीक है बेटा, तो जो ये वीडियो देख चुके हैं वो अपना नाम, रोल नंबर, क्लास और सेक्शन कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। थैंक यू।